सोचिए एक ऐसी आवाज के बारे में, एक ऐसी बुद्धि के बारे में जो इतनी सटीक और इतनी शक्तिशाली हो कि अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों को उससे खतरा महसूस होने लगे। हम्म। एक ऐसी आवाज जिसे चुप कराने के लिए एक क्रूर साजिश रची गई। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी हस्ती खाना की कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये कहानी इतिहास और लोक कथा के धुंधलके में कहीं बसी है। खाना एक ऐसा नाम है जिनका कोई, आप कह सकते हैं, ठोस ऐतिहासिक सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनका असर आज भी बंगाल के खेतों में महसूस किया जा सकता है। और आज हमारी कोशिश यही समझने की है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो लोक कथाओं, ऐतिहासिक विश्लेषण और साहित्यिक आलोचना का एक मिला जुला ढेर है। इनके जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 9वीं से 12वीं सदी के बीच की मानी जाने वाली इस महिला का ज्ञान, उनकी कही बातें, जिन्हें खानार बचन कहते हैं। हाँ, खानार बचन, वो आज 1000 साल बाद भी किसानों के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? बिल्कुल। खाना, जिन्हें खोना या खरना भी कहा जाता है, एक कवयित्री थीं, ज्योतिषी थीं और शायद सबसे बढ़कर व्यवहारिक ज्ञान की रानी थीं। तो उनकी कहानी एक व्यक्ति की कहानी से ज्यादा है? हाँ, ये ज्ञान की शक्ति की कहानी ज्यादा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब हम स्रोतों को देखते हैं तो हमें खाना के बारे में क्या पता चलता है? क्या वो सच में थी? हम उन्हें इतिहास में कहाँ रख सकते हैं? यहीं पर मामला सबसे ज्यादा पेचीदा हो जाता है। अच्छा। देखिए, खाना के बारे में कोई सीधा सीधा ऐतिहासिक रिकॉर्ड जैसे कोई शिलालेख या उस दौर का कोई दस्तावेज नहीं मिलता। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। उनकी पूरी कहानी मौखिक परंपराओं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानियों और लोकगीतों के जरिए ही जिंदा है। तो ज्यादातर जानकार उन्हें किस समय का मानते हैं? ज्यादातर उन्हें 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का मानते हैं। मतलब उनकी पहचान किसी राजा महाराजा के दरबार से नहीं बल्कि लोगों की जुबान से बनी है। सही बात है। हमें नहीं छोड़ देती है ना? हाँ, वो उन्हें एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक रूप से स्थापित नाम के साथ जोड़ती है। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। सबसे मशहूर किंवदंती के अनुसार खाना कोई और नहीं बल्कि 6ठी शताब्दी के महान खगोल शास्त्री और ज्योतिषी वराहमिहिर की बहू थी। वराहमिहिर की बहू? हाँ, कहानी कहती है कि उनकी शादी वराहमिहिर के बेटे मिहिर से हुई थी। एक मिनट, यहाँ एक अजीब बात है। आपने कहा कि खाना को 9वीं से 12वीं सदी का माना जाता है। हाँ, लेकिन वराहमिहिर तो 6ठी सदी में थे। ये तो सदियों का फासला हो गया। क्या ये गलती है? ये गलती नहीं है, बल्कि लोक कथा का एक तरीका है किसी के महत्व को स्थापित करने का। अच्छा। इसे आप एक तरह का स्टोरी टेलिंग डिवाइस समझ सकती हैं। खाना के असाधारण ज्ञान को एक पहचान देने के लिए लोगों ने उन्हें उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी वराहमिहिर के परिवार से जोड़ दिया, ताकि लोग समझ सकें कि वो कितनी बड़ी विद्वान थीं। बिल्कुल। ये कहने का एक तरीका था कि वो इतनी महान थीं कि उनकी गिनती वराहमिहिर जैसे विद्वानों के बीच होती थी, बल्कि शायद उनसे भी बेहतर थीं। ये तो कमाल की बात है। मतलब कहानी का मकसद ऐतिहासिक तारीखें बताना नहीं बल्कि उनके ज्ञान के स्तर को बताना था। हाँ, ये कहना था कि वो कोई मामूली इंसान नहीं थी। तो इस कहानी में आगे क्या होता है? वराहमिहिर के घर में उनकी बहू एक महान ज्योतिषी है। और सिर्फ महान ही नहीं, अपने ससुर से भी ज्यादा सटीक। ओह। किंवदंती के अनुसार खाना और उनके पति मिहिर दोनों ने ज्योतिष में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन खाना की भविष्यवाणियां इतनी अचूक होती थीं कि वो अक्सर वराहमिहिर की गणनाओं को भी चुनौती दे देती थीं और सही साबित होती थीं। और यहीं से कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। जब एक महिला का ज्ञान, खासकर एक बहू का, घर के सबसे सम्मानित पुरुष विद्वान से आगे निकलने लगे तो जाहिर है कि इससे टकराव पैदा हुआ होगा। टकराव से कहीं ज्यादा इससे पेशेवर ईर्ष्या पैदा हुई। सोचिए उस दौर का समाज। सही बात है। हमले का जवाब बहुत ही क्रूर तरीके से दिया गया। हाँ? किंवदंती के अनुसार अपनी प्रतिष्ठा खोने के डर से और अपनी बादशाहत को बचाने के लिए वराहमिहिर ने एक भयानक कदम उठाया। उन्होंने खाने की जीभ कटवा दी। यही कहते हैं। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि उन्होंने खुद ये किया, कुछ में कहा जाता है कि किसी और से करवाया। और एक संस्करण तो और भी दुखद है। हाँ, सबसे दुखद संस्करण ये है कि उन्होंने उनके पति मिहिर पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला। ये सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, ये प्रतीकात्मक था। बिल्कुल। जीभ, जो उनके ज्ञान का जरिया थी, उनकी आवाज थी, उसे ही खत्म कर देने की कोशिश की गई। ये उनकी प्रतिभा को हमेशा के लिए खामोश करने की एक साजिश थी। हाँ, और कहते हैं कि बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब अपनी ही बहू की जबान कटवा दी सिर्फ इसलिए कि वो आपसे ज्यादा काबिल थी। आज के दौर में जब हम इम्पोस्टर सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये कहानी उसका एक चरम और हिंसक रूप लगती है।
जहां एक शक्तिशाली व्यक्ति को एक महिला की योग्यता से इतना खतरा महसूस हुआ कि उसने उसे खत्म ही कर दिया। बिल्कुल, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, आधुनिक बंगाली नारीवादी आंदोलन इस कहानी को पितृसत्ता द्वारा एक प्रतिभाशाली महिला को चुप कराए जाने के सबसे शुरुआती और क्रूर उदाहरणों में से एक के रूप में देखता है। एक चेतावनी की तरह। हाँ, एक चेतावनी की तरह है कि कैसे समाज अक्सर उन महिलाओं को सजा देता है जो स्थापित मानदंडों को चुनौती देती हैं। लेकिन यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है, जैसा कि स्रोत भी जोर देकर कहते हैं कि ये किंवदंती है, हो सकता है ये अक्षरशः सच न हो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये कहानी लोकगीतों और कविताओं से आती है जो अक्सर अलंकारिक या प्रतीकात्मक होती हैं। तो हो सकता है जीभ काटने का मतलब कुछ और हो सकता है शायद ये किसी और तरह के सामाजिक या बौद्धिक बहिष्कार का प्रतीक हो। शायद उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने से रोक दिया गया हो या उनके काम को दबा दिया गया हो। तो कहानी की ऐतिहासिक सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका सांस्कृतिक सच है। बिल्कुल, कि समाज ज्ञान और शक्ति को कैसे देखता है, खासकर जब वो एक महिला के पास हो। तो चाहे ये सच में हुआ हो या एक प्रतीक हो, ये उस समाज की एक कड़वी सच्चाई को दिखाता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। उन्होंने खाना को शारीरिक रूप से तो चुप करा दिया, लेकिन उनकी आवाज को नहीं। सही कहा। और ये हमें उनकी असली विरासत की ओर ले जाता है। चलिए खाना और बच्चन पे बात करते हैं। ये आखिर हैं क्या? खाना और बच्चन खाना की असली विरासत है। ये कोई औपचारिक लिखी हुई किताब नहीं है। अच्छा। ये छोटी छोटी लयबद्ध कहावतें हैं जो दोहे या चौपाई के रूप में है और जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची, ताकि याद रखने में आसान हो। हाँ, याद करने में बहुत आसान थी। इसलिए ये पूर्वी भारत और बांग्लादेश की ग्रामीण संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन गई। और ये कहावतें किस बारे में हैं? क्या ये ज्योतिष के गहरे रहस्यों या दर्शन की बड़ी बड़ी बातों के बारे में है? नहीं, और यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये पूरी तरह से व्यवहारिक जमीनी ज्ञान पर केंद्रित हैं। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, ये एक किसान की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक गाइडबुक की तरह है। इनमें कृषि, मौसम और पशुपालन से जुड़ी सलाह है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये सुनने में कैसी लगती थी? जरूर। जैसे एक बहुत मशहूर कहावत है जो टिकाऊ खेती पर जोर देती है। बताइए। कला लागिए न केटोपात, तातेई कपूर ततेई भात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है केले का पेड़ लगाओ और उसके पत्ते मत काटो, उसी से तुम्हें कपड़ा मिलेगा और उसी से चावल यानी भोजन। ये दिखाती है कि कैसे एक ही फसल कई जरूरतें पूरी कर सकती है। चवाणी तो उनकी विशेषज्ञता थी। एक कहावत है, यदि वर्षे आग्रहाने राजा जाए माघने। इसका क्या अर्थ है? यानी अगर अग्रहायण मतलब नवंबर दिसंबर के महीने में बारिश हो तो राजा को भी भीख मांगनी पड़ेगी। ओह, मतलब फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। हाँ, ये उस महीने में होने वाली बेमौसम बारिश से फसल की पूरी बर्बादी का संकेत देती थी। ये छोटे छोटे सूत्र किसानों को आने वाले संकट के लिए तैयार करते थे। वाह, ये तो जैसे छोटे छोटे ज्ञान के कैप्सूल हैं। याद रखने में आसान, साझा करने में आसान। बिल्कुल। और ये उस समय के हिसाब से कितना क्रांतिकारी रहा होगा। आपने पहले संस्कृत के ग्रंथों का जिक्र किया था। यहीं पर खाना का सबसे बड़ा योगदान छिपा है। उस दौर में ज्ञान, चाहे वो विज्ञान हो, ज्योतिष हो या कृषि, अक्सर संस्कृत के भारी भरकम ग्रंथों में बंद होता था, जिसे सिर्फ कुछ विद्वान ही समझ सकते थे। ज्ञान पर कुछ लोगों का एकाधिकार था। और खाना ने उस एकाधिकार को तोड़ दिया। बिल्कुल, उन्होंने उस ज्ञान को आम लोगों की भाषा यानी बंगाली में और आम लोगों के समझने लायक प्रारूप यानी कविताओं और कहावतों में पेश किया। ये ज्ञान का लोकतंत्रीकरण था। हाँ, एक तरह की बौद्धिक क्रांति थी जहाँ ज्ञान महलों और मंदिरों से निकलकर खेतों तक पहुंच गया। इसीलिए उनकी आवाज जिंदा रही, क्योंकि वो लोगों के काम की थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनका प्रभाव आज भी कायम है। 1000 साल बाद भी लोग उन पर भरोसा करते हैं। ये असाधारण है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि आज भी ग्रामीण बंगाल और बांग्लादेश के किसान खेती से जुड़े फैसलों के लिए खाना के बचन की ओर देखते हैं। आज भी? हाँ, आज भी। जब आधुनिक मौसम विज्ञान की भविष्यवाणियां कभी-कभी गलत साबित होती हैं, तब भी किसान हवा की दिशा या बादलों के रंग पर आधारित खाना के किसी वचन पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। ये तो अद्भुत है। ये पीढ़ियों के अनुभव और अवलोकन से निकले ज्ञान की कालातीत उपयोगिता का सबसे बड़ा प्रमाण है।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? एक तरफ हमारे पास एक किंवदंती है, एक प्रतिभाशाली महिला की दुखद कहानी जिसे उसके ज्ञान की वजह से चुप करा दिया गया, और दूसरी तरफ एक ऐसी विरासत है जो आज भी जिंदा है, गूंज रही है और लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। बिल्कुल। खाना की कहानी हमें दिखाती है कि आप एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से चुप करा सकते हैं, लेकिन आप उनके विचारों को नहीं मार सकते। खासकर तब जब वो विचार लोगों के जीवन के लिए उपयोगी हों। सही कहा। उनकी भौतिक आवाज छीन ली गई, लेकिन उनके वचन आज भी बंगाल की हवा में गूंजते हैं। उनकी विरासत उनकी त्रासदी से कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली साबित हुई। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। उनकी कहानी में एक अजीब सी जीत है। हाँ, और यह हमें एक आखिरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या? स्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी कहानी प्रतीकात्मक हो सकती है। तो अगर हम ये माने कि उनकी जीभ काटने की कहानी सचमुच नहीं हुई, तो ये किस बड़े सच का प्रतीक हो सकती है? ये समाज में ज्ञान, शक्ति और बुद्धिमत्ता के बारे में क्या बताती है? और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि शारीरिक रूप से चुप कराए जाने की इस क्रूर किंवदंती के बावजूद उनकी आवाज यानी उनके वचन इतने शक्तिशाली कैसे साबित हुए कि वो आज भी जिंदा हैं और पीढ़ियों से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं।